वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी के 270 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 208 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दे रखे हैं थंबनेल में। इनका जल्दी से आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर आप इस तरीके से कर सकते हो BCD, BCC या फिर A, B या A, जो भी आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दंड दिया जाता था? कारावास, सामानों की कुर्की, मृत्यु दंड। सामानों की कुर्की का मतलब पता होगा आपको। जैसे कोई आजकल क्या करते हैं, कोई मान लीजिए कोई अपराध में लिप्त है, अपराध करा उसने, सबको पता चल गया है, भागा फिर रहा है, वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो उसका घर बार जो प्रॉपर्टी है उसको जो है जब्त कर लेती है सरकार। तो यहाँ पर लेकिन मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए जो दंड दिया जाता था वो दंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। वो था मृत्यु दंड। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था और करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्या था? क्षत्रियों का, वैश्यों का, शूद्रों का या व्रात्य क्षत्रियों का? विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा दिया जाने वाला सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का। ऑप्शन नंबर बी। तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। गांव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने? मौर्यों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया था। यह व्यवस्था उस समय गांव के प्रशासन का आधार थी। मौर्य काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अकेली प्रति है और बहुत सारे उत्तराखंड के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। यह कालसी कहाँ पर है? ये देहरादून में। तो देखिए कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। एक अकेला उत्तराखंड के 13 जिले जिनमें से केवल एक यहाँ देहरादून के कालसी में। 5वें प्रश्न पर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? देखिए मान लीजिए ये पेपर है A4 साइज़ का, कैसे लिखते हैं हम इसमें? बाएं से दाएं लिखते हैं ना, लेकिन दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी इधर से इधर, इधर से इधर। और कौन सी थी ये थी खरोष्टी। ऑप्शन नंबर डी। तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेशन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ये सारे के सारे इन सब का नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था, किसने कराया था? चोलों ने, पल्लवों ने, चेदियों ने या फिर चालुक्यों ने? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, ये प्रश्न तो बहुत बार सामने आया है, पल्लवों द्वारा करवाया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था और रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। तोलकाप्यम ग्रंथ संबंधित है किससे? प्रशासन, विधि या कानून, व्याकरण और काव्य, उपरोक्त सभी से। तोलकाप्यम का संबंध है व्याकरण से और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए तोलकाप्यम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं अपितु अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयकर्ता तोलकाप्य ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। तोलकाप्य ऋषि
यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो तोलकाप्यम के रचनाकार कौन है? तोलकाप्य ऋषि अगस्त के 12 शिष्यों में से एक थे ये। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था क्या? यह था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र उरेयूर, ऑप्शन नंबर बी। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार, नाम क्या है उनका? राजशेखर, निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? किसके दरबार से संबंधित थे ये? महेंद्रपाल प्रथम। किसके दरबार से? महेंद्रपाल प्रथम। तो राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। कर्पूर मंजरी बड़ी फेमस रचना है इनकी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है नागभट्ट प्रथम। तो देखिए, अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल लेख या अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था सैनों के द्वारा, सैन वंश। तो देखिए, लक्ष्मण सैन वंश के चौथे शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके द्वारा नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? किसने कराया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य? दंतिदुर्ग। किसने? दंतिदुर्ग ने। तो राष्ट्र कूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी। उसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। दंतिदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, महादान जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? महिपाल देव, कुंवरपाल, चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज। तो ये की थी जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंबात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम का मतलब मुद्राएं दान में दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक किसने लिखी है? महिपाल, चंद्र वर्मन, गोविंदराज और भोज ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, परमार वंश के शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सम्रांगण। कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखी है? भोज ने लिखी है। परमार वंश के शासक हैं। पूरा नाम है मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है। महोदया निम्नलिखित में से किसका पुराना नाम है? किसका पुराना नाम है महोदया? इलाहाबाद, खजुराहो, कन्नौज, पटना। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये कन्नौज का नाम है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, कन्नौज को महोदया श्री नामों से भी जाना जाता था। तो हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे। एक बार इनका रिवीजन कम से कम कर ही लेना।
बाकी 4 अक्टूबर को यूपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है और 11 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। इसका एडमिट कार्ड 30 दिन पहले आता है, इसका एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आता है। तो अच्छे से रिवीजन करते रहना। धन्यवाद।